प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी लेनी हो तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा, जिसमें मैंने दर्पण के बारे में A to Z जानकारी दिया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रकाश परावर्तन से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की जो क्या होती है बाबू प्रक्रिया, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको मालूम है, प्रकाश का परावर्तन। समझ रहे हैं बात, प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। परावर्तन क्या है बाबू, आप तो जानते ही हैं, प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अगर ये हमारा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश टकरा के लौट रही है, अगर ये परावर्तक सतह चिकना सतह हो तो उसमें कौन सा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन। लेकिन अगर यही परावर्तक सतह अगर रुखना सतह हो तो उनमें कौन सा परावर्तन होगा बाबू, तो रुखना सतह से कौन सा परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन। ये बातें समझ आई। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, किरणों का समूह कहलाता है। बात आप लोग पढ़े हैं, किरण कैसे बनता है बाबू, इस टाइप का किरण बनता है। लेकिन एक से ज्यादा किरणें हो जाए इनके समूह को, एक से ज्यादा किरणें हो जाए तो इनके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा किरणें हो जाए इनके समूह को बोलते हैं बाबू किरण पुंज। क्या बोलते हैं बाबू, किरण। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा, किरण पुंज कितने प्रकार की, 3 प्रकार के होते हैं। तीनों किरण पुंज आपको याद है, कौन सा किरण पुंज बाबू, सबसे पहला किरण पुंज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं बाबू, अभिसारी किरण पुंज, जिसमें क्या होता है, सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। प्रकाश की किरणें अगर एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो इस प्रकार बना किरण पुंज कहलाता है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा किरण पुंज कौन होता है बाबू, दूसरा किरण पुंज होता है समांतर। क्या होता है बाबू, समांतर। इसमें क्या होता है, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। और लास्ट किरण पुंज कौन सा होता है, लास्ट किरण पुंज है बाबू अपसारी। कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या होती है, इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल कर क्या हो जाती है, फैलती चली जाती है। तो क्या समझे आप लोग, किरण पुंज क्या है, किरणों का समूह है। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, अभिसारी जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, समांतर किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती हैं। और तीसरा है आपके पास अपसारी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल कर क्या होती हैं, फैलती चली जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्या कहना है, इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। तीनों देखिए किसमें मिलती हैं, तो आप बता सकते हैं कौन सी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। या ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारा, ये सही है। बस समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, किस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, सब कोई बता सकता है। किस किरण पुंज में समांतर किरण, इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, तो आपको याद ही होगा कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, प्रकाश परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण में संबंध होता है। सबको मालूम है प्रकाश परावर्तन में क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। समझ में आया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का है, अवतल दर्पण के किस भाग पर कलय किया गया, तो याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था अवतल दर्पण के कौन से भाग पर, ये है जिसके बाहरी भाग पर कलय किया जा रहा है, ये है जिसके कौन भाग पर, अंदर वाले भाग पर कलय किया जा रहा है। बाहरी भाग कलय जिसपे हो कौन सा, अवतल जिसके अंदर वाले भाग पर कलय हो कौन सा, उत्तर
कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण के किस भाग पे कलई की जाती है? तो अवतल दर्पण के कौन से भाग पे? बाहरी भाग पर कलई की जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के किस भाग पे कलई की जाती है? अब आप अभी देखें किस भाग पे? आंतरिक भाग यानी अंदर वाले भाग पर कलई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या होती है। याद है आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होते हैं। फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r दोनों का कोण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चलिए आगे देखते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r आपको याद रखना है क्या होती है बाबू? धनात्मक होती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे क्या रखिएगा? या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है बाबू समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो याद रखना है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। तीनों दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या समझ में आई। अगर बात करेगा कौन सा दर्पण का? बात करेगा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखिए क्या होती है? अनंत अनंत अनंत। क्या होती है बाबू? अनंत होती है। आभासी प्रतिबिंब सबको मालूम है आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब जैसा क्या बनता है? सीधा बनता है। यानी अगर इस मार्कर को देख रहा हो तो अगर ये मार्कर जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब बने, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, उस प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की विशेषता याद कीजिए। मैंने बताया था क्या बताया था? मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या? समतल दर्पण के बारे में बताया था सर कि समतल दर्पण पहली बार कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी यानी क्या बनेगा? सीधा बनेगा। नंबर 2 बात मैंने बताया था समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का आकार यानी किसका आकार? प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर होगा? वस्तु के किसके बराबर? आकार के बराबर। समझ गए? 2 बातें समझ में आ गई बाबू। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर। तीसरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी दर्पण के पीछे क्या बनता है? दर्पण के पीछे कौन सी बनता है? प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। चौथी बात हमने बताया था अगर समतल दर्पण में अपना पूरा फोटो देखना है यानी पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपको क्या याद रखना है? दर्पण की ऊंचाई आपके हाइट की ऊंचाई के ठीक क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन आप समझ गए होंगे h/2 होगा। और समतल दर्पण वाले प्रतिबिंब की विशेषता हमेशा आभासी भी होता है, साथ साथ वस्तु के आकार के बराबर भी होता है, दर्पण के पीछे भी बनता है यानी इनमें से सभी। समझ में आ गया? तो समतल दर्पण अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वस्तु की ऊंचाई के ठीक आधी। चलिए अगला क्वेश्चन हमने क्या देखना है? समतल दर्पण की ओर कोई व्यक्ति भी देख रहा है। कोई दर्पण है जिसमें हम लोग किस वेग से दौड़ रहे हैं? भी वेग से। तो हम लोग का जो उसमें प्रतिबिंब बनेगा वो किस वेग से हम लोग को दिखाई देगा? वो किस वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देगा बाबू? 2v से। इससे दिखाई देगा 2v यानी आपकी स्पीड जितनी ज्यादा है, जिस स्पीड से आप किसकी ओर दौड़ रहे हैं? दर्पण की ओर दौड़ रहे हैं, तो आपको आपका प्रतिबिंब भी दौड़ता हुआ दिखाई देगा। किस वेग से दौड़ता दिखाई देगा? आपके स्पीड का 2 गुना यानी कौन? 2v। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता की एक बार पहले मैं बता दूं क्या होता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में पहला समझना है कि जो हमारे पास कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। पहला बाबू इसमें क्या बनता है?
आभासी भी बनता है। और आज से याद रखिएगा, ये पूछने वाला क्वेश्चन है और पूछा जाएगा भी। आभासी क्या बनता है ये तो आपको मालूम ही है सीधा, लेकिन आभासी जो होगा कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा बाबू, बड़ा प्रतिबिंब। अगर ये बन गया कौन, वास्तविक, तो वास्तविक कैसा बन सकता है, तो वास्तविक बन सकता है या तो छोटा, नहीं तो वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक है, तीसरा याद रखना है, इसमें इस आभासी बनेगा यानी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा या वस्तु के बराबर। और इनका यूज तो आपको याद ही रखना है, यूज सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्या बनाने में, तो आपको पिछला वीडियो में मैंने डिटेल बताया था, दाढ़ी बनाने में या इसके अलावा कहाँ बाबू जितने भी कॉर्नलाइट, सर्च लाइट, इसके अलावा वाहनों के हेडलाइट, इसके अलावा टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, ठीक है, टॉर्च में या इसके अलावा सोलर बैटरी में सबका किसका उपयोग किया जाता है, याद रखिए कौन दर्पण, अवतल दर्पण। और जितने भी डॉक्टर लोग हैं, जो कान के डॉक्टर हों, आँख कान के डॉक्टर, गला के डॉक्टर हों, ये लोग किसका यूज करते हैं, तो याद रखिएगा गला के डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं, कहिएगा किसका उपयोग, अवतल दर्पण। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी यही है जो हर बार पूछा जाता है, कैसा दर्पण है और सारी दर्पण। ठीक है, चलिए बताइए, अवतल दर्पण हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होता है, वास्तविक होता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, यानी सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में बने आभासी प्रतिबिंब। याद कीजिए अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, देख लीजिए बाबू कैसा बन रहा है, कैसा बड़ा, तो कैसा बनेगा, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्रकृति क्या होता है, बड़ा होता है। अवतल दर्पण बनने वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति, अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, देखिए 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 क्या है, छोटा भी और बराबर भी, यानी छोटा और बराबर, यानी इसको हमने काट दिया, लिख दिया बी एंड सी, यानी दोनों ऑप्शन क्या है, सही। चलिए आगे चला जाए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण। चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, उत्तल दर्पण। जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण। चलिए इसमें क्या होता है, पहला तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने दर्पण के बारे में बात की है। तो उत्तल दर्पण में आभासी बनेगा, ये जो आभासी बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, और इनका जो अगर हम यूज की बात करें उपयोग का, तो दो जगह मेन, पहला कौन में उपयोग बापू, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन मिरर बापू, साइड मिरर। साइड में देखें तो कहाँ यूज किया जाता है, यानी साल देने के लिए मोटर वाहनों में यूज किया जाता है। तो देख लीजिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति है आभासी और छोटा, यानी आभासी भी छोटा भी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, यानी डी, यानी ए एंड सी। ठीक है, चलिए किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र का मतलब बाबू प्रकाश काफी अधिक तीव्रता का उत्पन्न होगा, दूर तक दिखाई देगा। कहिए किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, तो दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक किसका होता है, तो याद रखेंगे कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड मिरर। अभी बताएं साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। दूसरा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रकाश लैंपों में, यानी सड़कों पे देखे होंगे जो भी क्या लगी होती है,
लाइटें लगी होती है उन सब में किसका उपयोग किया जाता है? तो कहिएगा उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने, सोलर बत्तियों, सर्च लाइट, वाहनों, एयर ड्राइवर सब में इसका उपयोग होता है। ये दाढ़ी वाला इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कौन सा? साइड मिरर वाला इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नाक, कान, गला की जांच में किस दर्पण का? मैंने पहले भी बताया, अभिसारी दर्पण यानी कौन दर्पण? औतल दर्पण। पूरी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, सब कोई पढ़ा है। एम बराबर क्या होती है बाबू? R/2। क्या इसमें कोई ऑप्शन है? नहीं। तो क्या कर दीजिए बच्चे, एक मान लीजिए इसमें गुणा इसमें गुणा तो R बराबर निकल जाएगा कितना है? 2। अब देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ सर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितना? सी। यानी सी सही होगा। R बराबर 2 या F बराबर R/2। फोकस दूरी को F से कन्वर्ट कीजिए को R से। चलिए अगला क्वेश्चन। दर्पण सबको मालूम है 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ये सही है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी होती है, याद रखिएगा। कोई भी दर्पण हो चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पूरे दर्पण क्या हमेशा की दर्पण बनेगा? जब भी बनेगा तो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये है बाबू। और याद रखिएगा इधर बनेगा तो कौन सा? थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। इधर बनेगा कैसा प्रतिबिंब? आभासी। और यानी और इधर बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिएगा दाहिना साइड पॉजिटिव, बायां साइड नेगेटिव। बताइए क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी प्लस माइनस माइनस यानी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। आभासी प्रतिबिंब के लिए अभी ना आप लोग देखें आभासी के लिए क्या होती है बाबू? आभासी के लिए होती है धनात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या बोलते हैं? मालूम है आपको? आवर्धन। आवर्धन के मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा या वस्तु की अपेक्षा कितना छोटा। याद रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। और एक बात बता दें, आवर्धन अगर दर्पण के लिए -V/U। भी क्या है बाबू? कौन दूरी? कहिएगा प्रतिबिंब दूरी। और U क्या है बाबू? कहिएगा कौन दूरी? वस्तु दूरी। इतना याद रहेगा। और अगर हम बात कर ले प्रतिबिंब दूरी का तो अगर हमारे पास क्या बनेगा? अभी बताया आभासी के लिए धनात्मक होता है और वास्तविक के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और वस्तु दूरी हमेशा क्या मानते हैं? ऋणात्मक। क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के किस ओर? दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक। ठीक है बाबू। दर्पण के आवर्धन सूत्र भी बताए -V/U। बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? आप खटाक से बताइए क्या होता है? M बराबर -V/U। चलिए बताइए क्या होता है? M बराबर माइनस तो माइनस। वास्तविक के लिए M का मान क्या हो जाएगा? वास्तविक के लिए अभी बताए M का मान माइनस में आता है तो M का V का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। और U का मान हमेशा क्या होता है? माइनस ही होता है। माइनस में माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस। अब प्लस में किससे भाग दिया जाए? माइनस से। तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी क्या होगा? ऋणात्मक। एक बार आज से याद कर लीजिए, चाहे दर्पण या लेंस उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा किसका मान? M का मान क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? उल्टा प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो किसका मान? M का मान ऋणात्मक होगा। जब भी क्या प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब? सीधा। कैसे बात करें? सीधा दिखा दीजिए सर जी। M बराबर क्या है? -V/U। M बराबर
माइनस और आभासी प्रतिबिंब दिव्य की कैसे बनता है बाबू? हमेशा दर्पण के किस ओर बनता है? दाहिनी ओर। तो प्लस और नीचे माइनस, क्या निकल गया? m बराबर प्लस में माइनस से गुणा कीजिए, माइनस नीचे माइनस, माइनस में माइनस से भाग देंगे, प्लस क्या बनेगा? धनात्मक। सीधा के लिए अवधान प्लस और उल्टा के लिए अवधान माइनस। अभिसारी दर्पण खुद बताइए, अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है? कहिए बाबू, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए। अपसारी दर्पण कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, आप इन्हें क्या रखें? याद रखें। अभिसारी का मतलब क्या होता है? जो प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर लाके फोकसित कर दे। कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण। जो प्रकाश के किरणों को चारों तरफ बिखेर दे, अपसारी दर्पण। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रकाश का सबसे बड़ा सोर्स क्या है बाबू? चंद्रमा, बल्ब, आग या सूर्य? याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का प्रकाश परावर्तन का जो समाप्त हुआ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ये से। जय